दोस्तों, मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 वर्षीय लड़की एडमिट है, जिसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, जिसके साफ सफाई के लिए महिला कर्मी और जिसके देख रेख के लिए महिला कर्मी, यूं कहें कि उसके हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी को ही रखा गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके साथ उस इलाजरत पीड़ित लड़की को पुरुष जाति से ही नफरत हो गई थी। मतलब कि उसके आसपास अगर पुरुष का आवाज भी जाता है तो वो रोने लगती है, सहम जाती है, डर जाती है। उसके इस दशा और दुर्दशा को देखकर कहीं ना कहीं उसके हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला को ही वहां पर रखा गया है। और आखिर पुरुष से उस 14 वर्षीय लड़की को, उस 14 वर्षीय पीड़िता को क्यों नफरत है? दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस पूरी दुखद कहानी को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको कहीं ना कहीं पुरुष जाति से ही नफरत होने लगी, जैसे कि उस लड़की को हो रहा था। ये सच्ची घटना जो है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। वहां के बनवारी थाने क्षेत्र की एक 14 वर्षीय लड़की जो कि अपने माँ बाप के साथ वहां पर रहा करती है और उसके माँ बाप जो है वो नर्सरी में काम किया करते थे, मतलब कि पौधों की देखभाल करते हैं। उस रात वो अपने दोस्त से मिलने के लिए लड़की जो है वो पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। काफी देर इंतजार करती है वो अपने दोस्त का। जब उसका दोस्त वहां पर नहीं आता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस बात को लेकर के वो चिंतित हो जाती है और वहीं पास में ही वो बैठ जाती है। अचानक से एक 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम किसी न किसी परेशानी में हो। क्या परेशानी हो, क्या चिंतित हो, क्यों, क्या परेशानी बताओ। महज 14 साल की वो लड़की, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही इस बात से अनजान होती थी, उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी, तो इसीलिए वो कहती है, बल्कि वो सच बता देती है कि मैं बिना बताए अपने घर से निकली हुई थी और मुझे लगा कि मैं रात होने से पहले अपने घर अपने दोस्त से मिलकर चली जाऊंगी। दोस्त का मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, बहुत देर वेट की, लेकिन तब तक वो नहीं आए। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि मेरा दोस्त जो है वो अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। उसके इस बात को सुनकर ऑटो ड्राइवर जो होता है वो वहां से चला जाता है और फिर 10 मिनट के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर से उस लड़की के पास आता है। वो सिर्फ आता ही नहीं बल्कि अपने साथ एक पानी का बोतल भी लेकर आता है और वो बोतल जो है उस लड़की को और बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बाहर खड़ा हुआ है, उसको आने में देर हुई है, इसी बात से उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता है। इस बात से उसको वो डर लग रहा है कि कहीं तुम उसे डांटने लगोगी, उसे बोलने ना लगो, और इसीलिए वो आ नहीं रहा है। इसीलिए वो काफी ज्यादा हेजिटेशन में है और इस बात से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और इस वजह से वो तुमसे डायरेक्टली मिलना नहीं चाहता है। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, लेकिन इसके पहले तुम पहले पानी पी लो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे प्यास लग गई हो। वो लड़की जो थी वो प्यासी तो थी, साथ में उसको भूख भी लगा हुआ था। तो पानी लेने के बाद वो लड़की वो पी लेती है और ना सिर्फ वो पानी पीती है बल्कि पानी पीने के बाद वहां से उस ऑटो ड्राइवर के साथ वो ये सोच करके जाने लगती है कि जो मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है, अगर वो मेरा बाहर ही इंतजार कर रहा है तो मैं बाहर ही उससे जाकर के मिल लेती हूँ। और वो जैसे ही वहां से निकलती है और कुछ दूर चलने के बाद उसके सर में चक्कर आने लगता है, उसका सर जो है वो घूमने लगता है और चक्कर आने के दौरान वो गिरने की स्थिति में आ जाती है। जब तक वो गिरने की स्थिति में होती है और जब तक वो गिर जाती है गस्त खाकर, उसके पहले ही वो ऑटो तक पहुंच जाती है और ऑटो ड्राइवर जो है वो ना सिर्फ उसको ऑटो में बैठाता है बल्कि ऑटो में बैठा करके वो उसे जंगल की और सुनसान रास्ते में लेकर के चला जाता है और वहां ले जाकर उसके साथ जो है वो बहुत कुछ करता है। समझ सकते हैं कि क्या कर रहा था वो इंसान। वो हालत, जो लड़की थी वो नशे की हालत में थी, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसे अपनी स्थिति के बारे में भी नहीं समझ आ रहा था। और इसी बीच 1-2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार जो है वो ड्राइवर उस घटना को उसके साथ अंजाम देता है और फिर उसके बाद दोबारा वो फिर उसी ऑटो में बैठा करके उस लड़की को एक लॉज में लेकर के जाता है। लॉज रूपी एक होटल था छोटा सा, और उस लॉज में पहले से ही कुछ लोग जो थे वो उसका इंतजार कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उस लड़की को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है और उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद उस लड़की को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया है, मतलब कि उसके सारे कपड़े बदन से हटा दिए जाते हैं और फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। वो ऑटो ड्राइवर फिर उसके साथ वही कृत्य दोबारा से करता है जो कि वो पहले भी जंगल में करके आया था। और जब वो कृत्य करके निकलता है तो एक एक करके उस कमरे में, उस लॉज के कमरे में, उस होटल के कमरे में 12 लड़के जो हैं वो एक एक करके 12 लड़के जो है वो बारी बारी से जाते हैं और फिर उसके साथ वो बारी बारी से गलत काम करते हैं।
और इस तरह से वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इस बीच लड़की चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, वो भूख प्यास से भी तड़प रही थी, लेकिन उसके इस चीख पुकार को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था और ना ही कोई उसकी मदद करने वाला था। उसकी चीख तो बाहर जा रही थी। वहां के होटल के जो मालिक थे, जो अन्य लोग भी वहां ठहरे थे, कहीं ना कहीं उनको भी इस बात से अंदेशा जरूर होता है, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी उस कमरे में हो रही है। लेकिन ये जानते हुए भी वो लोग सभी अनजान रहते हैं, मानो कि उस कमरे में कुछ हो ही नहीं रहा हो। इंसान के रूप में छुपे हुए उन भेड़ियों के अंदर, जो कि एक किस तरह के मनोवृत्ति के इंसान होते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं वो मनोवृत्ति जो थी वो किस तरह से उन्होंने किया, वाकई में हैरान कर देने वाला था। और फिर इसके बाद सुबह हो जाता है, जैसे ही सुबह का 8 बज जाता है तो फिर से उसी कमरे में 12 लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही दिन का सिलसिला शुरू होता है, 12 के 12 लोग एक एक करके फिर से दोबारा जाते हैं और फिर उसी घटना को वो लोग अंजाम देते हैं। तब तक लड़की चीखते और तड़पती है, मतलब कि वो कोशिश कर रही थी उनके चंगुल से निकलने का, लेकिन उसकी सारी कोशिश जो थी वो नाकाम जा रही थी। जब पूरी तरीके से वो उस ऑटो ड्राइवर के साथ साथ वो 12 जो पुरुष होते हैं वो जब सब कुछ कर लेते हैं, फिर वो लड़के जो होते हैं उसमें से एक लड़का, जिसको कि उस लड़की के ऊपर दया आ जाता है, वो उस लड़की को ले जा करके दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। दोस्तों, जैसे ही दादर रेलवे स्टेशन पर वो लड़की पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपने आप को वो थोड़ा सा सहज पाती है। अब हम जो है वो सोचती है कि अब मैं समय रहते अपने घर पहुंच जाऊंगी। एक बड़ा हादसा जो है उसकी जिंदगी में हुआ है, वो उस हादसे से वो अब निकल चुकी है, ऐसा अपने आप तो उसे महसूस हो रहा था और ऐसा वो कयास लगा रही थी। लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन अभी जो उसके साथ घटना घटने वाली थी, इस घटना से वो तो बिल्कुल ही अनजान होती। अभी उसकी जिंदगी में और कुछ ऐसा होने वाला है जो हम आगे आपको कहानी में बताएंगे। वो लड़की जो होती है वो उसी हालत में वहां पर पड़ी हुई रहती है। उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, कहीं ना कहीं उसका जो कपड़ा था वो भी पूरी तरह से फट चुका था। उसके इस दशा को देख करके कोई भी एक आम इंसान समझ सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसी हालत में दादर स्टेशन के जो सफाई कर्मी होता है, उसमें से 2 सफाई कर्मी की नजर जो है वो उस लड़की पर पड़ जाती है और उस हालत में उसे देख करके जो 2 सफाई कर्मी होते हैं वो उसको वहां से ये कह करके ले जाते हैं कि चलो हम तुम्हें बाहर तक छोड़ाते हैं, और फिर उसको वो बाहर ना ले जाकर उसके साथ वो गलत कर्म करते हैं। इस घटना को सुनकर कहीं ना कहीं इस घटना को देख करके आपके भी अंदर से रूह जरूर कांप रही होगी। और अब जब पूरी तरीके से दोनों सफाई कर्मी जो होते हैं अपने काम को पूरा कर लेते हैं, इस गलत काम को कर लेते हैं, अपने मंसूबे में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो पूरी तरीके से वो उस लड़की के साथ गलत कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस लड़की को वो लोग जो है वो दादर स्टेशन पर वापस से एक ट्रेन आकर लगी रहती है जो कि चंडीगढ़ जाने वाली होती है, वो उस ट्रेन में लड़की को बैठा देते हैं। ट्रेन जो होती है वो वहां से चलना प्रारंभ कर देती है और इसी बीच एक कोने में एक लड़की जो होती है वो बैठी हुई थी और उसी बदहाल हालत में, उसी अवस्था में वो बैठी हुई रहती है। और इसी बीच ट्रेन जो थी वो अपनी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी और इसी बीच ट्रेन में बहुत लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, बहुत लोग जाते आते रहते हैं, उस लड़की को देखते भी हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की से ये तक नहीं पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है, जबकि उस समय उस लड़की की किसी न किसी की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर उस समय उस लड़की को कोई मदद कर देता तो शायद वो लड़की बच गई होती। जब ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर रुकने वाली होती है, उसके पहले एक जीआरपी की स्टाफ की नजर उस पर पड़ती है और जैसे उनकी नजर उस पर पड़ती है, उसकी वर्तमान स्थिति को देख करके जीआरपी वाले समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत बड़ा बुरा हुआ है। और ये जान के सोच के समझ के वो स्टाफ जो है वो उस लड़की के पास जाता है और उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन करता है, उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे आई हो। लड़की जो है वो ये बात सुनने के बाद उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऐसे आई हूँ। वो लड़की को पुरुष जाति पर भरोसा ही नहीं रह गया था, क्योंकि पिछले 48 घंटे के अंदर उसके भरोसे के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया था वो इस बात को भली भांति जान चुकी थी। और ये पुलिस वाले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ना करते, इसीलिए वो अपनी बात को बताना नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके थे और वो इसी बीच ट्रेन जब चंडीगढ़ स्टेशन पर रुक जाती है, उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज ही चंडीगढ़ होता है, वो लड़की ट्रेन से उतर जाती है और उतरने के बाद वहीं रेलवे स्टेशन पर वो किसी कोने में जाकर बैठ जाती है और वो जीआरपी वाला तब तक उस पर नजर बनाए हुए। उसी बीच वो अपने मोबाइल फोन से, जो चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी होती है, उनको वो मोबाइल फोन से दे देता है कि एक लड़की जो है वो इस अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है और कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रही है। कुछ देर के बाद सीडब्ल्यूसी के जो महिला अधिकारी होती है वो वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट उस लड़की के पास पहुंचती है, उसे खाना खिलाती है, वो उसे पानी पिलाती है और इसके बाद वो कहीं ना कहीं उसके भरोसे और विश्वास को जीतती है, उसको दुलारती है, पुचकारती है और उसे अपने भरोसे में लेती है और फिर उसके बाद कहती है कि बेटा बताओ
तुम्हारे साथ क्या समस्या है। वो लड़की जो है वो अपनी आप बीती बताना शुरू करती। घर से जब से वो निकली थी और चंडीगढ़ जब तक वो पहुंची, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की सारी एक एक बात को, एक एक घटना को, जो भी उसके साथ हुआ वो सारी घटना को बहुत ही सहजता के साथ जो लड़की है वो सुना देती है। जब वो इस पूरे मामले को, पूरी बात को बता रही होती है तो इसके इस बात को सुनकर जो CWC की जो महिला अधिकारी है वो रोने लग जाते हैं। वहां पर जितने भी लोग उपस्थिति रहते हैं वो सारे घटनाक्रम को सुन रहे होते हैं, सभी के सभी रोने लगते हैं। पुलिस वाले भी रोने लगते हैं क्योंकि इतने बड़े सदमे से वो लड़की जो वो बाहर निकल कर आई है और फिर भी वो लड़की अभी भी लड़ रही है। और कहीं ना कहीं रोने वाली बात है भी, जिस भी बहन, जिस भी बेटी के साथ इतना बड़ा दर्दनाक वारदात होगा, इतना बड़ा भयानक हादसा होगा, तो वो रोएगा नहीं, वो आंसू नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। अब उन दरिंदों के लिए सिर्फ बदुआ ही निकल सकती थी, और अगर निकलेगा भी तो शासन, प्रशासन और भारत के न्यायालय से सख्त सजा जो है वो मांग और गुहार उनके लिए निकल सकती। उधर जब लड़की अपने घर से गायब होती है तो इस बात की सूचना उसके घर वाले जाकर अपने नजदीकी बनवारी थाने में इस बात की सूचना देते हैं। अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उस थाने में दर्ज करा दे। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन वहां पर अपना शुरू कर देते हैं। जितने भी CCTV फुटेज होते हैं वहां के खंगाले जाते हैं। लड़की का जो मोबाइल होता है उसके आधार पर भी उसका जो CDR होता है वो भी निकाला जाता है। तमाम तरह के जो भी पुलिस के प्रारंभिक काम होते हैं, जो प्राइमरी काम होते हैं, वो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी। पुलिस अपना हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात का पता नहीं चल पाता है कि उनकी बेटी आखिर गई कहाँ। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस बनवारी थाना में कांटेक्ट करती है। चंडीगढ़ से उस लड़की को बाय फ्लाइट लेकर के ये लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई में उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और वहां पर एडमिट कराने के बाद वो लड़की इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी, इतनी बुरे दौर से वो गुजर रही थी। जो भी उसके साथ कृत्य हुआ था, कहीं ना कहीं अब उसे पुरुष जाति से ही नफरत हो गया था। जैसे ही कोई भी पुरुष उसके पास जाता वो रोने लग जाती है, डर जाती है, रोने लगती है, कांपने लगती है। उसका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है, सिर्फ ये जान करके कि सामने वाला महिला नहीं बल्कि पुरुष है। मतलब कि पुरुष जाति से उस लड़की को इतना ज्यादा डर हो गया है। उस हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके इलाज के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसके रूम की सफाई के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला ही कर्मचारियों को रखा गया था, या फिर महिला स्टाफ को ही सिर्फ रखा जाता है, ये जान के कि अगर कोई पुरुष यहाँ पर रहेगा तो फिर इतना जल्दी ये लड़की जो है वो रिकवर कर ही नहीं पाएगी। इधर जो पुणे की पुलिस होती है वो अपना अनुसंधान जारी रखती है और अंततः पुलिस का ये सार्थक प्रयास कहीं ना कहीं रंग भी लाया। पुलिस ने लगभग 100 से 150 CCTV फुटेज निकाले। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर जो CCTV कैमरा लगा हुआ था उस कैमरा को जब खंगाला गया तो कहीं ना कहीं एक ऑटो में एक लड़की जो है वो वहां से बाहर निकलते हुए वो CCTV फुटेज में साफ दिख जाती है। उस नंबर से कहीं इस बात से पता किया गया कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है, और न सिर्फ पता किया गया बल्कि उस समय रहते पुलिस उस ड्राइवर तक पहुंच भी जाती है और उस 30 वर्षीय ड्राइवर को पुलिस पकड़ भी लेती है। और जब ड्राइवर को पकड़ती है तो ड्राइवर को पकड़ने के बाद वो 30 वर्षीय ड्राइवर जो इस घटना में संलिप्त थे वो सभी लोगों का नाम रखना स्टार्ट कर देता है। और ना सिर्फ उसके बाद ड्राइवर बल्कि जितने भी 12 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस पकड़ करके जेल भेज देती है। और फिर उसके बाद लड़की ने जो बयान दिया था, दादर रेलवे स्टेशन में जो सफाई कर्मी थे उन दोनों ने भी इसके साथ गलत किया था। इस बात को लेकर पुलिस जो लड़की के बयान पर कार्रवाई करती है और दादर रेलवे स्टेशन से उन 2 सफाई कर्मियों को भी हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है पुलिस ने जो काम किया वो पूरी बहुत ही अच्छा और बहुत ही गंभीरता से लिया, तो इस बात पर पुलिस को सैल्यूट बनता है और इस पूरे मामले को बहुत जल्दी उन्होंने समाधान कर दिया। दोस्तों वो GRPF के जवान ने भी बहुत अच्छा काम किया जो उन्होंने लड़की के ऊपर नजर रखी और फिर उनको सूचना दी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? ये जो इन लोगों ने किया था ये वाकई में बहुत भयानक था, और जिस तरह के मानसिकता वाले वो लोग थे वो किस टाइप के इंसान होंगे जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया था।